डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर 17 से है, द एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। और आज हम ये समझ लें कि ओवरऑल अपने चैप्टर 17 का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, विच इज़ पेयर प्रोडक्शन। ठीक है बेटा। अच्छा, पेयर प्रोडक्शन को हम मेटलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, और इसी के साथ साथ पेयर प्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे एनहाइलेशन ऑफ मैटर। तो आज के ये दो टॉपिक हैं, मेटलाइजेशन ऑफ एनर्जी और एनहाइलेशन ऑफ मैटर। ठीक है। मेटलाइजेशन ऑफ एनर्जी को हम पेयर प्रोडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्या रीज़न है, वो रीज़न अभी हम बेटा अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। और देखते हैं आगे, चलिए। पेयर प्रोडक्शन, जिसे मेटलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी कह रहे हैं, पहले ये प्रोसेस होता क्या है, और ये बताने से पहले मेरे बच्चा, मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि आपने इससे पहले प्रीवियसली दो टॉपिक स्टडी किए। ठीक है। वो दो टॉपिक थे, एक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा था कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है बेटा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने देखा कि लाइट जो है फॉल हो रही थी किसके ऊपर, फोटो प्लेट पर। ठीक है। अगर आपको याद हो, लेट सपोज ये आपके पास फोटो प्लेट थी, यहाँ जो है आपके पास सुटेबल फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन जो है वो फॉल हो रहा था और एब्जॉर्ब हो रहा था इस प्लेट में, और एब्जॉर्ब होके फिर क्या प्रोड्यूस कर रहा था, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा था इस प्लेट से, दैट इज द फोटो प्लेट। ठीक है। इन द सिमिलर मैनर आपके पास जो है क्या हो रहा था, रेस्ट पास इलेक्ट्रॉन था। रेस्ट पास इलेक्ट्रॉन पर हाई एनर्जी फोटोन जब स्ट्राइक, नॉट स्ट्राइक, पासिस नियर था, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये जो रेस्ट पास इलेक्ट्रॉन था ये स्कैटर हो रहा था एट सम सर्टेन एंगल, और इसी तरह हाई एनर्जी फोटोन स्कैटर हो रहा था एट सम सर्टेन एंगल। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो इस फिनोमेनन को हमने नाम दिया था क्या बेटा, कॉम्पटन्स इफेक्ट। ये दो फिनोमेनन रेडिएशन के हम पढ़ चुके हैं, जो जस्टिफाई कर रहे थे कि वेव कैन बिहेव लाइक अ पार्टिकल। ये वेव जो है वो बिहेव करता है किसके तौर पर, पार्टिकल के तौर पर। ठीक है। कॉम्पटन इफेक्ट में आपने ये बात देखी कि कॉम्पटन इफेक्ट में जो हाई एनर्जी फोटोन है, ये जो हाई एनर्जी फोटोन जो एक्सरे फोटोन था, ये पार्शली अपनी एनर्जी लूज करता है और पार्शली एनर्जी जनाब देता है किसको, इलेक्ट्रॉन को, और रिमेनिंग एनर्जी से जो है वो आगे स्कैटर हो जाता है। ये बात हमारे प्रीवियस दो टॉपिक की थी, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया और एक कॉम्पटन इफेक्ट हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा पेयर प्रोडक्शन। आप ये बात दोबारा मैं आपको रियलाइज़ करवा दूं कि जब आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी किया था, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको लो एनर्जी फोटोन यानी सुटेबल फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड था। लेकिन जब आपने कॉम्पटन इफेक्ट स्टडी किया तो आपको हाई एनर्जी फोटोन लाइक एक्सरे एनर्जी फोटोन रिक्वायर्ड था। ठीक है, स्कैटरिंग के लिए। और अगर आप वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला फोटोन या आप रेज जो है प्रोवाइड करते हैं किसको बेटा, कॉम्पटन इफेक्ट को, तो ये कॉम्पटन इफेक्ट अकर नहीं करता एट द लोएस्ट एनर्जी। मिनिमम आप देखें कि एक्सरे के लेवल की एनर्जी अगर आप प्रोवाइड करें तो स्कैटरिंग का प्रोसेस आपको स्टडी कर सकते हैं आप इस प्रोसेस को, और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। बहरहाल आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेयर प्रोडक्शन, जैसे हम कहते हैं मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो बेटा पेयर प्रोडक्शन या मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, ये ज़रा अंडरस्टैंड कर लें। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन, जैसे हम कह रहे हैं पॉजिट्रॉन, क्या कह रहे हैं बेटा, पॉजिट्रॉन कह रहे हैं। ठीक है, फॉर्म्ड होते हैं जब हाई एनर्जी फोटोन, जब क्या हो, हाई एनर्जी फोटोन जो है वो पासिस नियरर हो या एब्जॉर्ब हो जाए किसमें, हैवी न्यूक्लियस में। किसमें बेटा, हैवी न्यूक्लियस। ये हैवी न्यूक्लियस जो होगा स्टेबल न्यूक्लियस होगा। ये जो हैवी न्यूक्लियस होगा क्या होगा, स्टेबल। तो आप ये एक न्यूक्लियस बेटा इधर देख रहे हैं, एक स्टेबल न्यूक्लियस है और हैवी न्यूक्लियस है। अगर आप देखें इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है।
तो दैट इज कॉल्ड हैवी न्यूक्लियस। तो हैवी न्यूक्लियस कह लूँ या हैवी एटम कह लूँ, तो आप ये बात अंडरस्टैंड कर लेंगे बेटा। अच्छा, क्या था, रिपीट कर रहा हूँ कि जनाब एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें हाई एनर्जी फोटॉन जब इंसिडेंट होगा या पासेस नियर होगा, किस पर, हैवी न्यूक्लियस पर। तो हैवी न्यूक्लियस में से क्या होगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। क्या कहते हैं बेटा, पेयर प्रोडक्शन। ठीक है। डिराक एक साइंटिस्ट था जिसके कॉन्सेप्ट से ये बात हमें मज़ीद समझ में आई अबाउट 1928 आई थिंक। ठीक है बेटा। तो यहीं से हमें एंटी पार्टिकल का भी कॉन्सेप्ट मिला। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहलाता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की करेक्टरिस्टिक्स कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन की तरह होती है, चार्ज नंबर वगैरह, चार्ज नंबर नॉट चार्ज। ठीक है, चार्ज नंबर, मास नंबर वगैरह सेम ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, बट अपोजिट चार्ज होता है। क्या होता है, बट अपोजिट चार्ज होता है। ठीक है बेटा। यहाँ से अब आगे मज़ीद बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि पेयर प्रोडक्शन को हम मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। क्यों कहते हैं पेयर प्रोडक्शन को मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी? उसकी वजह क्या है कि बेटा हमारे पास इसकी जो एनर्जी है, ठीक है, वो रिलेट करती है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से। ठीक है, जो भी हमें पार्टिकल मिलता है उसकी एनर्जी जो है वो रिलेट करती है किससे, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से। ठीक है, अगर यहाँ पर m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करें और c जो है स्पीड ऑफ लाइट को हम सब्स्टिट्यूट करें, तो हमारे पास ओवरऑल एक वैल्यू आएगी। वो वैल्यू किसके बराबर होगी जनाब, अप्रॉक्सीमेटली दिस इज 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी एनर्जी। ठीक है। अच्छा, अब एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखा रहा हूँ, प्लीज़ ज़रा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा कि मैंने जो बातें कही कि हाई एनर्जी फोटॉन आएगा, पासेस नियर होगा। अच्छा, एक बात और ज़रा ऑब्जर्व कर लें, ये हैवी न्यूक्लियस है। ये क्या है बेटा, हैवी न्यूक्लियस है। ठीक है, इस हैवी न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा है तो प्रोटॉन की तादाद भी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में आपके पास ये जो फील्ड प्रोड्यूस होती है, ये फील्ड कंसिस्ट करती है, वो कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंसिस्ट कर रही है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर मैंने जैसा कि मेंशन किया गैमा फोटॉन, तो गैमा फोटॉन किसी भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट नहीं करती, डिफ्लेक्ट नहीं करती, उसका असर नहीं होता। ठीक है, तो कहीं ये बात मेंशन हो कि हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजर रहा है, तो अपने कॉन्सेप्ट्स को गलत नहीं कीजिएगा, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्टेबल रखिएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, मैंने आपसे क्या कहा कि हाई एनर्जी फोटॉन आएगा, हैवी न्यूक्लियस पर के पास से गुजरेगा, या हैवी न्यूक्लियस उस हाई एनर्जी फोटॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो उस एटम से या न्यूक्लियस से क्या होगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन, जिसे हम पॉजिट्रॉन कहेंगे, निकलेगा। कैसे निकलेगा, ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, प्लीज़ ज़रा देखिएगा। देखें, ये आपके पास हाई एनर्जी फोटॉन आया, हैवी न्यूक्लियस पर इंसिडेंट हुआ, जिससे हमारे पास दो पार्टिकल निकले, इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक दफ़ा मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, कि हाई एनर्जी फोटॉन आया, स्ट्राइक किया, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन हमें मिलता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। क्या कहते हैं, पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। सही है, इसकी मज़ीद डिटेल में आगे आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, एक और दफ़ा देख लें, हाई एनर्जी फोटॉन आ रहा है, इससे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकल रहा है, पेयर की वजह से पेयर प्रोडक्शन कह रहे हैं, और एनर्जी मिल रही है तो इसे हम मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी कह रहे हैं। ठीक है बेटा, और उस एनर्जी को निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। बाकी बातें क्या हैं वो हम आगे चलकर देखते हैं। ठीक है, हम मज़ीद बात कर रहे हैं इसी में कि गामा फोटॉन
with enough energy can spontaneously produce a particle and its antiparticle. ठीक है, अब इस बात को मैं इस तरह एलिब्रेट करना चाहूँगा बेटा कि गामा फोटॉन यानी गामा रेस हमारे पास होंगी। अच्छा, अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वाई गामा रेस, वाई नॉट लेस देन द गामा रेस। ठीक है, गामा रेस से नीचे जो एनर्जी है हमारे पास, एनर्जी रेस हैं, उनको क्यों नहीं यूज़ करें? लेट्स सपोज एक्स रेस, तो एक्स रेस को हमने कॉम्पटन इफेक्ट में यूज़ किया था। Why we are not using the X-rays over here similar to the Compton effect? ठीक है, यहाँ क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? तो उसका मेरे बच्चे जवाब ये है कि हमारे पास जो गामा रेज है उनकी इतनी एनर्जी है कि वो उस हैवी न्यूक्लियस से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को पैदा करने की सलाहियत रखती हैं। अगर एक्सरे फॉल करूँगा तो उससे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्रिएट नहीं होगा। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। और अगर हम इन दोनों का सम करें तो दिस इज 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आपके पास क्या बात निकली कि एनर्जी हमारे पास क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो पेयर प्रोडक्शन होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। आई रिपीट कि पेयर प्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कितने एनर्जी का फोटॉन होना चाहिए? 1.02, और उससे ज़्यादा एनर्जी का फोटॉन होगा तो पेयर प्रोडक्शन होगा, वरना पेयर प्रोडक्शन नहीं होगा। यही वजह है कि एक्सरे से हम पेयर प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। सही है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द मिनिमम नेसेसरी एनर्जी दैट अ फोटॉन मस्ट कैरी टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर इज इक्वल टू द कंबाइंड मास ऑफ द पेयर। तो बेटा ये बात मैं आपको ये बता चुका हूँ कि दोनों का कंबाइंड मास है, एक इलेक्ट्रॉन का और एक एंटी इलेक्ट्रॉन का। दोनों के कंबाइंड मास की जो एनर्जी है, हमारे पास मिनिमम उतनी एनर्जी हो या उससे ज़्यादा एनर्जी हो तो आपके पास पेयर प्रोडक्शन होगा, वरना पेयर प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब आपके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, ये पेयर तो बन जाएगा, और आपके पास 1.02 से ज़्यादा जितनी एनर्जी बचेगी, ठीक है, वो एनर्जी क्या करेगी? वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन को क्या कराने के लिए, मूव करवाने के लिए रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए रिक्वायर्ड होगी। ये हैवी न्यूक्लियस था और इस हैवी न्यूक्लियस पे हाई एनर्जी फोटॉन इंसिडेंट होने जा रहा था। जैसी हाई एनर्जी फोटॉन एनर्जी एब्जॉर्ब हुई इस न्यूक्लियस में यानी हैवी एटम में, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बना। और इलेक्ट्रॉन के लिए 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी, पॉजिट्रॉन के लिए भी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी। जो बाकी बची एनर्जी, लेट सपोज हमने 1.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन दिया था, जो बाकी बचेगी एनर्जी वो किसके लिए रिक्वायर्ड होगी? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए और पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड होगी। ये जो बात मैं इतनी देर से कर रहा हूँ, ये पूरी बात मैं आपको मैथमेटिकली जस्टिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, फोटॉन की एनर्जी को हम एच न्यू कहते हैं, जहन में रखिएगा। पार्टिकल की एनर्जी को हम एम नॉट सी स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। सही है। तो अब देखें हमारे पास जो एक्सप्रेशन आती है वो क्या आती है कि ये आपके पास हाई एनर्जी फोटॉन था। ठीक है, ये आपके पास टू का मतलब डबल हमने कर दिया, पेयर ऑफ। ठीक है, ये क्या था? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में हमें क्या मिला? इस पूरे प्रोसेस में हमें हाई एनर्जी फोटॉन जब इंसिडेंट हुआ, ठीक है, जब हाई एनर्जी फोटॉन इंसिडेंट हुआ तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिला। उसके साथ साथ जो रिमेनिंग एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिली और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन मिली। सही है बेटा। दिस इज ऑल अबाउट
द पेयर प्रोडक्शन एंड मटेरियलाइजेशन एक ही बात है। सही है बेटा। अच्छा, अब इसका जो रिवर्ट प्रोसेस है, रिवर्ट प्रोसेस, व्हाई वी आर स्टडिंग द रिवर्ट प्रोसेस। अब हम रिवर्ट प्रोसेस, जी बेटा, तो यहाँ तक मैंने आपको बताया दिस इज़ ऑल अबाउट द पेयर प्रोडक्शन और मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। और अब हम इसका रिवर्ट प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। और रिवर्ट प्रोसेस कहलाता है आपके पास एनाइलेशन ऑफ मैटर। क्यों पढ़ने जा रहे हैं रिवर्ट प्रोसेस, वजह क्या है, मैं आपको बेटा चैप्टर 19 में ये बात बता चुका था न्यूक्लियर फिजिक्स में कि जनाब जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं वो तमाम कंजर्वेशन लॉस को ओबे करते हैं, वो तमाम कंजर्वेशन लॉस को ओबे करते हैं। यहाँ आपको लगा कि वेव कैन बिहेव लाइक अ पार्टिकल, ये बात जस्टिफाई हुई। तो आगे हम चलते हैं क्या पढ़ने के लिए, एनाइलेशन ऑफ मैटर को स्टडी करने के लिए। ठीक है, फिर बता रहा हूँ कि एनहाइलेशन ऑफ मैटर इज द रिवर्ट प्रोसेस ऑफ मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी और पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन का रिवर्ट प्रोसेस है एनहाइलेशन ऑफ मैटर। ठीक है बेटा, एनाइलेशन ऑफ मैटर, सही है। अच्छा, इसमें क्या होता है, अब रिवर्ट प्रोसेस है, जैसा कि पिछली इक्वेशन आप देख चुके थे। ठीक है, ये पिछली इक्वेशन आप देख चुके हैं, इसको आपने ऐसे लेफ्ट टू राइट स्टडी किया था, अब इसे राइट टू लेफ्ट स्टडी करें। तो क्या है कि जब आपके पास पेयर ऑफ पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो क्या होगा, एनर्जी बनेगी। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, ज़रा ये मतलब अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेट सपोज हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास यूनिवर्स में ये दो पर्सन हैं, एक पर सारा नेगेटिव चार्ज है और दूसरे पर सारा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल हैं। ठीक है, ये दोनों कहीं मिल जाते हैं, ठीक है, और बड़े खुश होते हैं। जैसे ही ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करेंगे, हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, तो ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और हमेशा हमेशा ख़त्म होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एनर्जी में ख़त्म हो जाएंगे। तो जब कोई पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल इंटरेक्ट करता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सही है बेटा, यही कहलाता है एनाइलेशन ऑफ मैटर। अब इसको थोड़ा तमीज़ से डिस्कस करना है, तो आइए डिस्कस करते हैं कि व्हेन लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन कंबाइंस विद द लो एनर्जी पॉजिट्रॉन। ठीक है, जब लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन कंबाइन होता है लो एनर्जी पॉजिट्रॉन के साथ तो फॉर्म करता है क्या, हाई एनर्जी फोटॉन। क्या फॉर्म्स करता है, हाई एनर्जी फोटॉन फॉर्म करता है। इस प्रोसेस को हम एनाइलेशन ऑफ मैटर कहते हैं। तो आप ये बात मेरे बच्चा देख सकते हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पास पॉजिट्रॉन है। जब ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर तो हमें हाई एनर्जी ऑफ फोटॉन मिल रहा है, विच इज़ ट्वाइस एनर्जी ऑफ फोटॉन मिल रहा है, डबल एनर्जी ऑफ फोटॉन मिल रहा है। ठीक है, जो तमाम कंजर्वेशन लॉस को ओबे करेगा। तो उसकी सिंपल ब्लॉक डायग्राम आपके सामने है। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्ट करवाया जा रहा है। जब इंटरेक्ट करवाया जाएगा तो क्या होगा, एनाइलेशन ऑफ मैटर होगा। ये तमाम पार्टिकल जो हैं वो एनर्जी में डिज़ोल्व हो जाएंगे और हमें ट्वाइस एनर्जी ऑफ फोटॉन मिलेगा। इस प्रोसेस को हम एनाइलेशन ऑफ मैटर कहते हैं। सही है बेटा, आगे बात चलाते हैं कि ईच फोटॉन विल हैव एनर्जी इक्वल टू द रेस्ट मास एनर्जी। ये बात मैं आपको अभी मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी में बता चुका हूँ कि हर फोटॉन की एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी, m0c² के बराबर होगी। ठीक है, रेस्ट एक्चुअली इस बात को मैं इस तरह बता दूँ कि हर फोटॉन की एनर्जी जो है वो बराबर होगी रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। कौन सा, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, और वो एनर्जी m0c² के बराबर होगी और उसका मैग्नीट्यूड 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह मैं आपको ये बात भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये जो एनाइलेशन ऑफ मैटर है या जितने भी न्यूक्लियर प्रोसेसेस हैं वो तमाम कंजर्वेशन लॉस को क्या करते हैं, ओबे करते हैं। और इस पूरी बात को बताने के लिए मैं इक्वेशन का सहारा ले रहा हूँ। वो इक्वेशन आपके सामने है। लेट सपोज हमारे पास
ये एम नॉट सी स्क्वायर एनर्जी है फॉर इलेक्ट्रॉन और ये एम नॉट सी स्क्वायर एनर्जी है फॉर पॉजिट्रॉन। एम नॉट सी स्क्वायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए और उसी की काइनेटिक एनर्जी जिस एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा था, ठीक है। इसी तरह एम नॉट सी स्क्वायर एनर्जी पॉजिट्रॉन के लिए और उसी की काइनेटिक एनर्जी जिससे वो ट्रेवल कर रहा था, पॉजिट्रॉन, वो बराबर है किसके बेटा, ट्वाइस एनर्जी ऑफ फोटॉन के, जो हमें इस प्रोसेस में मिली। एंड इट विल फॉलो ऑल अबाउट द कंजर्वेशन लॉस, चाहे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो, चाहे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर हो, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो, ठीक है। ये तमाम कंजर्वेशन लॉस को क्या करेगा, ये प्रोसेस ओबे करेगा। इस तरह आपके पास ये कंप्लीट प्रोसेस कहलाता है एनाइलेशन ऑफ मैटर। तो हमने क्या पढ़ा बेटा आज? आज हमने पढ़ा पेयर प्रोडक्शन, जिसे हम मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी कह रहे थे, जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन जिसे पॉजिट्रॉन कहा वो बना। और हमने उसका रिवर्ट प्रोसेस पढ़ा एनाइलेशन ऑफ मैटर। एनाइलेशन ऑफ मैटर में क्या हुआ कि जब पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि ट्वाइस एनर्जी ऑफ फोटॉन मिलता है और वो पार्टिकल्स हमेशा के लिए फना हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, एनाइलेशन ऑफ मैटर कहा, ठीक है बेटा। उम्मीद है आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड आपने किया होगा। ये टॉपिक मैं एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा बेटा,